हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपको एक चैलेंज देंगे। विज्ञान के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है समतल लेंस का, डी ऑप्शन है अवतल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न की सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। ए ऑप्शन है यमुना नदी पर, बी ऑप्शन है गंगा नदी पर, सी ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, डी ऑप्शन है ताप्ती नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो ये नर्मदा नदी पर है, इसे आपको याद रखना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक आघात वर्ध धातु कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक आघात वर्ध धातु कौन सा है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है टीन, डी ऑप्शन है पीतल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक आघात वर्ध धातु कौन सा है। तो सोना है, इसे आपको याद रखना है। सोने को पीट पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी यहाँ पे सर्वाधिक आघात वर्ध धातु कौन सा होगा, तो सोना होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न की विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है कुलाम्ब, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है जूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, तो इसे आपको साथ में याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप 20 में से 20 लाने का कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि पादप को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पादप को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है शाकाहारी, बी ऑप्शन है मांसाहारी, सी ऑप्शन है सर्वहारा, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पादप को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं। तो शाकाहारी कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ए ऑप्शन है 22 कैरेट का, बी ऑप्शन है 24 कैरेट का, सी ऑप्शन है 20 कैरेट का, डी ऑप्शन है 21 कैरेट का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है वो नरम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आमीटर, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो आमीटर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक
वर्ग एम्पियर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है किण्वन, बी ऑप्शन है बौनापन, सी ऑप्शन है जाइगोट, डी ऑप्शन है मधुमेह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो जाइगोट कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न की पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होती है। जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वे हमें हरी दिखाई देती हैं, तो ये हरी किस कारण से दिखाई देती हैं ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल के कारण, बी ऑप्शन है फ्लोरीन के कारण, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम के कारण, डी ऑप्शन है लौह एस के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से दिखाई देती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है कार्निया पर, बी ऑप्शन है परितारिका पर, सी ऑप्शन है पुतली पर, डी ऑप्शन है दृष्टि पटल पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टि पटल पर बनता है, जिसे हम लोग रेटिना भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है। ए ऑप्शन है लिंग गुणसूत्र, बी ऑप्शन है ऑटोसोम, सी ऑप्शन है जीन, डी ऑप्शन है न्यूक्लियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है, तो कौन करता है, तो जीन करता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप 20 में से 20 लाने का कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न की स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है यहाँ पे सल्फर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है इस्पात का, बी ऑप्शन है पित्तल का, सी ऑप्शन है नरम लोहा का, डी ऑप्शन है निकेल का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अस्थायी चुंबक किसका बनता है, तो इस्पात का बनता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है पर्णहरित, सी ऑप्शन है जैविक क्रिया, डी ऑप्शन है श्वसन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और आप लोग 20 में से 20 लाने का कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16
16 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। यहां पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है ओम मीटर, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है जूल। तो यहां पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। काफी यहां पे अच्छा प्रश्न है कि यहां पे आपको बताना है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस को, बी ऑप्शन है अवतल लेंस को, सी ऑप्शन है समतल लेंस को, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण को। तो यहां पे आपको बताना है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहां पे देखिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उत्तल लेंस होता है इसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। यहां पे आपको बताना है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। ए ऑप्शन है तांबा का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है फास्फोरस का, डी ऑप्शन है जिंक का। तो यहां पे आपको बताना है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। तो जिंक का लेप लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि फास्फोरस को कहां रखा जाता है। तो जल में डुबा के रखा जाता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। यहां पे आपको बताना है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है डार्विन को, बी ऑप्शन है हैरोल्ड को, सी ऑप्शन है मेंडल को, डी ऑप्शन है न्यूटन को। तो यहां पे आपको बताना है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो मेंडल को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर। बी ऑप्शन यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। यहां पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। ए ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है हैलोजन, डी ऑप्शन है अम्लराज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। तो हाइड्रोकार्बन बनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 20 प्रश्नों का टेस्ट दे चुके हैं और यहाँ पे आप लोग 20 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका 20 में से 20 सही हुआ या नहीं हुआ है। आप हमें जरूर बताइए। अगर आपका 20 में से मान लीजिए 20 में से 17, 18 या 15 भी सही होता है तो आप हमें जरूर कमेंट बताइए। 20 में से आपका जितना भी सही होता है आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। यहां पे आपको बताना है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन है जल का परिवहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन का परिवहन के लिए, सी ऑप्शन है अम्ल का परिवहन के लिए, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। और जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कॉमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।